अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम का नाम है सितारों पर कमंद और मैं हूं आपकी मेज़बान कोमल अंशुल। नाज़रीन, मैं अपनी प्रोडक्शन टीम के साथ आपके लिए एक ऐसा हफ्तावार एजुकेशन बेस्ड प्रोग्राम लेकर आई हूं कि जिसकी कमी मीडिया के उफ़क़ पर बहुत से चैनल्स होने के बावजूद बहुत शिद्दत से महसूस की जा रही थी। हमने एक छोटी सी कोशिश की है कि इस प्रोग्राम में वो सब कुछ कवर करें और उन तमाम इशूज़ को हम ज़ेर बहस लाएँ जो आप और हम जानना चाहते थे। हमारी भरपूर कोशिश होगी कि प्रोग्राम यकसानियत का शिकार ना हो, बल्कि इसमें वो तमाम इशूज़ ज़ेर बहस आएँ कि जो छोटे उस्तादों से लेकर यूनिवर्सिटी फ़ेलोज़ तक देखना चाहते हों। नाज़रीन, जब मैंने और मेरी प्रोडक्शन टीम ने प्रोग्राम के वेन्यू के हवाले से बात की तो हमारे जहन में बहुत सी जगहें आईं। फिर सब ने मुश्तरका तौर पर यह फ़ैसला लिया कि क्यों ना प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की इब्तिदाई तालीमी इदारे से किया जाए। और आज हम मौजूद हैं सिंध मदरसतुल इस्लाम में। ये वही दरो दीवार है कि जहाँ से क़ायद-ए-आज़म ने अपनी तालीमी करियर का आगाज़ किया। चलिए, बातों का सिलसिला तो यूँ ही जारी रहेगा। पहले नज़र डालते हैं अपने सेगमेंट राउंड अप इन 2 मिनट्स में, जिसमें तालीमी मैदान में होने वाली सरगर्मियों पर 2 मिनट में नज़र डाली जाएगी। कराची सानवी तालीमी बोर्ड ने साल 2008 के मैट्रिक के जनरल, प्राइवेट और रेगुलर सालाना इम्तिहानात के नताइज का ऐलान कर दिया है। पहली पोजीशन सेंट पैट्रिक गर्ल्स हाई स्कूल की हिरा कवी खान ने 777 नंबर लेकर हासिल किए, जबकि दूसरी पोजीशन सेंट लॉरेंस कॉन्वेंट स्कूल की मारूफ ने 776 और तीसरी पोजीशन पाकिस्तान नेवी गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल की सादिया आमिर ने 774 नंबर लेकर हासिल की। पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल ने MBBS और BDS में दाखिले के लिए उम्र की हद ख़त्म करने का ऐलान किया है। इससे कबल इन क्लासेस में दाखिले के लिए कम अज़ कम उम्र 17 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 35 साल मुकर्रर की गई थी। सूबा सिंध के वज़ीर तालीम पीर बजरुल हक ने इंकशाफ किया है कि सूबे भर में 7,900 स्कूल बंद हैं। उन्होंने दावा किया कि मौजूदा हुकूमत कार्रवाई करके जल्द ऐसे तमाम स्कूलों को दोबारा खोल देगी। स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियों का इख्तिताम करीब आ गया है। ख्याल किया जा रहा है कि बेशतर स्कूल्स 2 माह बंद रहने के बाद अगस्त के पहले हफ्ते में दोबारा खोल दिए जाएंगे। जामा कराची का शोबा इब्लाग आमा तालीमी साल के दूसरे सेमेस्टर के आगाज पर इंस्टीट्यूट के लिए कायम की जाने वाली इमारत में तो मुंतकिल हो गया है, ताहम शोबे को इंस्टीट्यूट का दर्जा हासिल नहीं हो सका है। इमारत की तामीर में करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं, लेकिन प्रेस रिलीज में इब्लाग आमा के साथ अभी भी इंस्टीट्यूट की जगह शोबा तहरीर है। शाहराह फैसल एयरपोर्ट कराची पर कायम अल्लामा इकबाल कॉलेज की मुंतकली का फैसला किया गया है, ताहम इस फैसले के खिलाफ कॉलेज के तलबा ने सख्त एहतजाज रिकॉर्ड कराया। तलबा तंजीमों के मुताबिक अगर इस फैसले पर अमल किया गया तो शाहराह फैसल को ब्लॉक करके रोड पर तदरीसी अमल जारी रखेंगे। हर माशरे, हर समाज के अपने तौर तरीके होते हैं। तालीमी मैदान को भी देखें तो आपको इसमें इतनी दिलचस्प चीज़ें देखने को मिलेंगी जो आपको कहीं और नज़र नहीं आएंगी। मैं बात कर रही हूँ इम्तिहानात से कबल गेस्ट पेपर्स के इस्तेमाल की। ये वही गेस्ट पेपर्स होते हैं जो आप और हम इम्तिहानात से कबल ख़रीदते हैं। बस फ़र्क इतना होता है कि कुछ इसको अपनी इम्तिहानात की तैयारी को आज़माने के लिए इस्तेमाल करते हैं और बाकी के कुछ इसको अपनी पहली और आखिरी कोशिश के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ही चंद लोगों से मुतालिक हमारे रिपोर्टर कामरान हनीफ ने एक रिपोर्ट तैयार की है। आइए चलकर देखते हैं सेगमेंट एक्स्ट्रा क्लास में। रिपोर्ट के फ़ौरन बाद हम आपकी मुलाकात कराएंगे इस इदारे के प्रिंसिपल से। अकबर इलाहाबादी का यादगार शेर यूँ तो मई की गर्मी के हवाले से था, लेकिन जब भी इम्तिहानात का मौसम आता है तो ये शेर तब्दील होकर ज़रा यूँ हो जाता है। आ पहुँचा इम्तिहानात का महीना, बहा चोटी से एड़ी तक पसीना। हर साल की तरह इस मरतबा भी आला सानवी बोर्ड कराची के तहत इंटरमीडिएट के इम्तिहानात का आगाज़ हो गया है। जिन स्टूडेंट्स ने तैयारियाँ की, इनकी काबिलियत आजमाने का वक्त आ गया, लेकिन जो ख्वाब खरगोश में पड़े रहे वो आखिरी लम्हात तक शॉर्टकट ढूंढते रह गए।
امتحانات میں کامیابی کے لیے ایسے ہی کچھ شارٹ کٹس میں سے ایک گیس پیپر کا استعمال ہے۔ یہ وہی گیس پیپرز ہیں جو خود رو جھاڑیوں کی طرح امتحانات کے نزدیک آتے آتے بک اسٹورز پر جا بجا نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ان گیس پیپرز کا نصیب بھی عجیب ہے، جو نہیں خریدتا وہ تو نہیں خریدتا، لیکن جو خریدتا ہے وہ بھی شکایت کرتا نظر آتا ہے۔ میری نظر میں بیسیکلی بالکل بیکار ہے، کیونکہ نا 10 لوگوں کے تو گیس پیپر آ گئے، علی کے، اقرا کے، فلاں والا کے نا۔ ویسے تو لوگ جو یعنی جو اسٹوڈنٹ ہیں نا، جو ایگزام کے 1 مہینے پہلے جب یوز کرتے ہیں تاکہ پھرے بازی کے لیے، نقل وکل کے لیے۔ گیس پیپر آپ کے بچوں پر منفی اثرات مرتب کریں، منفی تو منفی ہیں، ان کے پورے مستقبل پر نہ اس کا اثر پڑتا ہے۔ گیس پیپر یوز کرنا تو بیکار سی بات ہے، ایک فضول سی بات ہے، کیونکہ جب آپ ریگولر آ رہے ہیں تو آپ کے آنے کا کوئی فائدہ تو نہیں، جب آپ نے گیس پیپر یوز کر کے اینڈ میں تیاری کرنی، پھر آپ اس سے اچھا کہ ریگولر آئے نہیں۔ بچے کلاس ٹیچنگ کو اہمیت نہیں دیتے اور کلاسز میں ریگولر نہیں ہوتے، اس لیے کہ وہ ڈپینڈ کرتے ہیں اس پر کہ وہ گیس پیپر لے لیں گے اور گیس پیپر سے تیاری کر لیں گے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ استعمال کرنے والے ہر شخص کا گیس پیپرز کے حوالے سے کامیابی کا الگ الگ تناسب ہے۔ 60-70% لگتے ہیں، 60 to 75 لگ جاتا ہے، 50 یا 60% لگ جاتے ہیں پیپرز، 100 میں تو 25% لگتا ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہر کوئی ان گیس پیپرز کا مخالف ہے، کہیں کہیں یہ صورتحال مختلف بھی نظر آتی ہے۔ کافی ہیلپ مل جاتی ہے بچوں کو، ویسے تو اپنی تیاری بچوں کی جب تک کمپلیٹ نہیں ہوگی گیس پیپر بھی بیکار ہیں۔ جو بچے یہاں سے فورن کنٹریز میں، اسپیشلی ہی از فرام سعودی عربیہ، تو اس کے پاس ایک کی پوائنٹ نہیں ہے، تو یہ ایک گائیڈ لائن ہوگی اس کے لیے گیس پیپرز کہ کس قسم کے کویشچنز جو ہیں وہ پاکستان میں پوچھے جاتے ہیں، یا کس قسم کے کویشچنز جو ہیں وہ فیڈرل بورڈ کے تھرو آتے ہیں۔ طوطا فال کی طرح لفافہ کھولیں، سوالات پڑھیں، اگر سوالات امتحانات میں آ گئے تو اپنی قسمت پر ناز کریں، نہیں آئے تو بیٹر لک نیکسٹ ٹائم۔ ناظرین، رپورٹ پر جانے سے پہلے ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کی ملاقات اس ادارے کے پرنسپل سے کرائیں گے۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں لیفٹیننٹ کرنل تاج میمن صاحب، آئیے ان سے ہم بات چیت کرتے ہیں۔ السلام علیکم تاج صاحب، خیریت سے آپ؟ تاج صاحب، سب سے پہلے تو آپ ہمیں اس عمارت کی تاریخ کے حوالے سے کچھ بتائیے۔ یہ عمارت جس میں ابھی ہم کھڑے ہیں یہ بہت ہی تاریخی اہمیت کی عمارت ہے، اور اس عمارت میں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ بھی پڑھتے رہے ہیں، اور یہ اس ادارے کی مین بلڈنگ کہلاتی ہے، جس کا بنیاد 1887 میں رکھا گیا تھا، وہ 2 سال کے تقریباً عرصے میں یہ مکمل ہوئی تھی، اور اس کی آپ دیکھ رہے ہیں جو شان و شوکت ابھی تک ہے، اور یہ بہت بڑی تاریخ ہے۔ صاحب، فنڈنگ کے حوالے سے بتائیے گا، اس عمارت کی فنڈنگ کس کے انڈر آتی ہے؟ یہ فیڈرل گورنمنٹ میں ہے یا یہ سندھ گورنمنٹ کے انڈر آتا ہے؟ یہ ادارہ پورا جو ہے، اس عمارت کے علاوہ پورا ادارہ جس کی جو فنڈنگ ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہے۔ 1972 میں یہ سندھ گورنمنٹ میں ٹیک اوور ہو گئے تھے جب یہ ادارے قومیائی گئے تھے، لیکن 1974 میں فیڈرل گورنمنٹ نے اس کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے اس کو اپنے تحویل میں لیا، اور اس وقت سے لے کے اب تک اس کا جو بجٹ ہے یا جو اس کا انتظامی امور ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہے۔ شہزاد صاحب، یہ بتائیے گا کہ قائد اعظم اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد کیا کبھی واپس اس عمارت میں آئے تھے؟ کبھی انہوں نے دورہ کیا ہو پاکستان سے پہلے یا بعد میں؟ ایک دفعہ وہ تشریف لائے تھے، اور 1947 میں، اور انہوں نے بڑے فخر سے کہا تھا کہ یہ میرا الما میٹر ہے، اور اس کے لیے انہوں نے بڑا اعلان کیا تھا کہ اس کو جو ہے وہ ہم ہائر ایجوکیشن کا درجہ دیں گے، اور کالج یہاں بنانے کا انہوں نے اعلان کیا تھا۔ اچھا شہزاد صاحب، یہ بتائیے کہ کیا قائد اعظم کے حوالے سے یہاں اس عمارت میں کچھ اس طرح کے ریکارڈز موجود ہیں؟ جی ہاں، ہمارے پاس ان کے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کافی سارے چیزیں جو ہیں وہ موجود ہیں۔ ان کا جو داخلے کا جو ریکارڈ ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے، کہ وہ پہلے آئے تو کس گریڈ میں آئے، وہ گجراتی میڈیم میں آئے، گریڈ 1 میں آئے، پھر کچھ عرصہ بعد چلے گئے، کہاں چلے گئے، وہ کچھ چلے گئے، وہ بھی ہمارے پاس ان کا وہ ریکارڈ موجود ہے۔ پھر وہ دوبارہ تشریف لائے، پھر ایک دفعہ چلے گئے، پھر دوبارہ تشریف لائے، اور یہاں سے وہ 5واں گریڈ کر کے جو ہے یہاں سے۔ اور ان تمام چیزوں کی ذمہ داری جو مینٹیننس ہے وہ اس ادارے کے انڈر آتی ہے؟ جی ہاں، وہ ہمارے پاس ہے۔ ہمارے یہاں ہم نے ایک بلڈنگ کے اندر ان کی چیزیں محفوظ رکھی ہوئی ہیں، اس میں ان کا چشمہ ہے، قلم دان ہے، اور کچھ چیزیں ہیں، محترمہ فاطمہ جناح کی کچھ چیزیں ہیں۔ ہم نے ایک پورا میوزیم بنایا ہوا ہے جہاں پر ان کا یہ ریکارڈ جو ہے وہ ہم نے
भरपूर तरीके से उसको मेंटेन इस किया हुआ है। म्यूज़ियम को पब्लिक एक्सेस हासिल है क्या? जी हाँ, पब्लिक हमारे यहाँ ये एक बिल्डिंग है, वो भी बड़ी तारीखी बिल्डिंग है, वो जो वहाँ पर प्रिंसिपल हजरात रहा करते थे। उसमें हमने एक लाइब्रेरी, सेंट्रल लाइब्रेरी और म्यूज़ियम जो है वो बना रखा है, और उसमें उनकी सारी चीज़ें जो हमारे पास इनको टाइम टू टाइम अवेलेबल हुई हैं वो महफूज हैं, और जो भी उसको देखना चाहे हम उनको इजाज़त देते हैं, देख सकते हैं। हमारे तलबा जो है तालबात जो हैं उनको विज़िट कराते रहते हैं, और कोई भी उसको देखना चाहे तो मोस्ट वेलकम, हम उनको इजाज़त देते हैं, लोग आते हैं, देखते हैं। जी तो अच्छा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जी नाज़रीन, अब चलते हैं एक ब्रेक की जानिब। वेलकम बैक। एक प्रोफेसर ने अपने स्टूडेंट से सवाल किया कि बताओ जाहिलियत और इग्नोरेंस को किस तरह डिफ़ाइन करोगे। तो जिस स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा मार्क्स मिले उसका जवाब था मुझे नहीं पता। खैर, इसी के साथ चलकर देखते हैं अपना सेगमेंट जीनियस एट वर्क और देखते हैं कि साइंस के शोबे में हमारे तालिब इल्म क्या तीर मार रहे हैं। गुज़िश्ता कई बरसों से क्रिकेट की दुनिया में बॉलिंग एक्शन के हवाले से कई क्रिकेटर तनाज़ात का शिकार रहे हैं। पाकिस्तान की जानिब से शोएब अख्तर और श्रीलंका की जानिब से मुरलीधरन ख़ास तौर से मौज़ूए बहस रहे। बायोमेडिकल डिपार्टमेंट सर सैयद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से ताल्लुक़ रखने वाले सरमद शम्स और उनके ग्रुप ने बॉलिंग एक्शन के इस मसले से निमटने के लिए एक ऐसा सॉफ्टवेयर तैयार कर डाला जो किसी भी तौर पर ऑस्ट्रेलवी यूनिवर्सिटी के तैयार करदा सिस्टम से कम नहीं। ऐसा कोई सिस्टम होना चाहिए, नेशनल लेवल पे होना चाहिए, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में होना चाहिए, जो एनालाइज करे बॉलिंग एक्शन को, और वो जो ग्राउंड लेवल पे ही जो है ना उनकी ये जो डिफेक्ट्स हैं ये क्योर हो जाए। सही, तो हमारे बायोमेडिकल से रिलेटेड था कि बायोमैकेनिक्स आती है, इसमें बॉडी की मैकेनिक्स पे डिपेंड करता है। तो ये जो बॉलिंग एक्शन होता है ये सारा मैकेनिक्स पे डिपेंड कर रहा होता है कि किस वक्त कौन सा एंगल होना चाहिए आर्म का या बॉल एल्बो का या कोई भी एंगल जो है। तो इसको सोचते हुए हम लोगों ने जो है एम्फेसाइज़ किया कि हमें जो है फाइनल ईयर प्रोजेक्ट इसी से रिलेटेड बनाना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में रहने वालों को ज़्यादातर इंटरेस्ट जो है स्पोर्ट्स में क्रिकेट से ही होता है, तो हमारा भी था, तो इस वजह से हम लोगों ने ये प्रोजेक्ट बनाया। ऑस्ट्रेलवी टेक्नोलॉजी के मुकाबले में मुकामी सतह पर तैयार करदा इस सिस्टम में एक के बजाय दो तरीक़ों से बॉलिंग एक्शन को जांचा जा सकता है, जिसमें से एक रिफ्लेक्शन मेथड है जबकि दूसरा वेस्कुलर मेथड। इसमें दो तरह की डिटेक्शन है हमारे पास। एक तो ये रिफ्लेक्टिंग मार्कर प्लेस करके, जो ड्यूरिंग नेट प्रैक्टिस होती है कि जब आपने एक बॉलर की जो है उसकी ट्रैपिंग उसको प्रैक्टिस कराई कि अब ये जो है उसका एंगल चेक करना है, तो उसे रिफ्लेक्टिंग मार्कर लगा के आपने चेक किया। और एक होती है मसल या डिटेक्शन, वो जो है लाइव मैच एनालिसिस में हो सकती है। इन केस के उसने जो है बैकग्राउंड हमारा स्टेटिक ही होता है, ब्लैक होता है या आइदर वाइट होता है, और इन केस उसने हाफ स्लीव पहनी हुई है तो उसकी मसल्स की लेयर हम डिटेक्ट करके उससे भी एंगल निकाल सकते हैं। लेकिन मसल या डिटेक्शन जो है वो 90% एक्यूरेट होता है, जबकि बोन मीन डिटेक्शन जो हम लोग करते हैं रिफ्लेक्टिंग मार्कर से ये नियरली 95 to 100% एक्यूरेट है। तो जब एल्बो और रिस्ट का जो है बैंड मिलके एक एंगल एक वेक्टर बनाते हैं, सही। दूसरा जो वेक्टर बनता है वो एल्बो और शोल्डर से बनता है, तो जो हमारा मेन इंटरसेक्शन पॉइंट होता है एल्बो होता है, तो एल्बो का एंगल इससे हम लोग डिटेक्ट कर लेते हैं इन वेक्टर्स के जरिए। नाज़रीन, हमारी भरपूर कोशिश होगी कि हम पाकिस्तान के तूल अर्ज़ में फैले तमाम तालीमी मसाइल को अपने प्रोग्राम में ज़ेर बहस लाएँ। इसी कोशिश के लिए वक्त टीवी की टीम जहाँ पहुँची मीरपुर ख़ास और आपके लिए इतनी दिलचस्प रिपोर्ट तैयार करके लाई है जिसके बारे में ना आपने कभी सुना होगा ना देखा होगा। आइए चलकर देखते हैं डॉक्टर सलीम की रिपोर्ट हमारे सेगमेंट लाइट हाउस में। मीरपुर खास जिले के तारीखी शहर डिगरी से तकरीबन 5 किलोमीटर दूर छोटा सा गांव फकीर गुलाम अली लेगारी वाक़ है। बज़ाहिर ये एक आम सा ज़री पैदावारी इलाका है, लेकिन इस गांव में
इल्म व अदब से दिली लगाव अपनी मिसाल आप हैं और इस अदबी ज़ौक़ की अहम वजह वो पब्लिक लाइब्रेरी है जो गुज़िश्ता 40 साल से इल्म की रोशनी से इलाका मुनव्वर कर रही है। शाहकार किताबों और क़लमी नुस्खों से मुज़य्यन ये लाइब्रेरी किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरह तरतीब दी गई है। जहाँ हम बैठे हैं आज ये लाइब्रेरी है, ये मैंने 1960 में इसकी बुनियाद रखी, फिर आज चंद किताबों से, एक छोटी सी अलमारी से, और आज अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं कि इतनी सारी किताबें हैं। क्या कोई सोच भी सकता है कि एक ऐसे गांव में जहां शहरी जिंदगी की परछाई का शायबा तक नहीं है, टाइम, नेशनल जियोग्राफिक और दीगर आलमी जराइद के ताज़ा तरीन एडिशन बआसानी पढ़े जा सकते हैं। तारीख, सियासियात, समाजियात, मजहब, गर्स कौन सा ऐसा शोबा है जिस पर ना सिर्फ उर्दू बल्कि फ़ारसी, अरबी, गुजराती, पश्तो और दीगर ज़बानों पर मुश्तमिल लातादाद किताबों का ज़ख़ीरा मौजूद है। लेकिन ये सब काम पलक झपकते में नहीं हुआ। सारा गांव अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा हुआ है हमारा, ये इस लाइब्रेरी की वजह से हुआ है। ये गांव में कोई भी अनपढ़ नहीं है, तकरीबन पढ़े लिखे हैं, मर्द ख्वाह औरतें, और ये हमारे गांव को फ़ख्र हासिल है कि यहाँ तैलीमी मयार अच्छा है बनिस्बत और गोठों के। लाइब्रेरी में मैगजीन्स, सफ़रनामों और ब्रोशर्स के अलावा 1912 में छपने वाले इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका की वो नादिर जिल्द भी मौजूद है जो अब पूरे पाकिस्तान में शायद ही किसी के पास हो। इस जिल्द के एवज़ फ़कीर बशीर अहमद लगारी को कई हजार डॉलर की पेशकश भी हो चुकी है, जिसको उन्होंने ठुकरा दिया। लाइब्रेरी की एक और ख़ास बात हाथ से तहरीर किया गया कुरान पाक और 400 साल कबल सिंधी ज़बान में लिखी गई किताब है, जिसका रस्मुल ख़त तारीख के औराक में अब कहीं गुम हो चुका है। लाइब्रेरी की एक ख़ास बात यहाँ मौजूद कीमती और नादिर सिक्के हैं जो दुनिया भर से इकट्ठे किए गए हैं, जिनको देखने से इंसानी तारीख का बाखूबी अंदाज़ा होता है। इल्म व अदब से लगाव के बायस गाँव के बहुत से लोग इस वक्त सहाफ़त, तालीम, वकालत और डॉक्टरी के पेशे से मुंसलिक हैं, जबकि लाइब्रेरी में CSS से लेकर PhD तक के इम्तिहानों की तैयारी के लिए मुकम्मल मवाद मौजूद है। लाइब्रेरी के नज़दीक ही स्कूल कायम किया गया है, जहाँ स्कूल के बच्चे छुट्टी के बाद अखबारात और जराइद पढ़ने आते हैं। 80 साल कबल डाक के जरिए शुरू होने वाला अखबारात का सिलसिला आज भी उसी जोर शोर से जारी है। बुरे हालात और वक्त के बावजूद यहाँ पे जो इस लाइब्रेरी ने जो तालीम और सहब और बर्दाश्त का मादा दिया है अपनी तालीम और किताबों की वजह से, उसकी वजह से लोगों ने यहाँ से माइग्रेशन नहीं की। लाइब्रेरी को क्रेडिट दे सकते हैं कि इस लाइब्रेरी के इल्म की आगाही की वजह से लोगों ने अपने इलाके से अपना राब्ता और ताल्लुक़ नहीं छोड़ा। हम लाइब्रेरी आते हैं और हमें पढ़ने का शौक़ है, अखबारें वगैरह पढ़ते हैं, हमें इससे दुनिया की मालूमात हासिल होती है। लाइब्रेरी की विजिटिंग बुक से पता चलता है कि मुल्क की मशहूर सियासी और अदबी शख्सियात, जिनमें पीर साहब पगाड़ा, मरहूम मोहम्मद खान जुनेजो, महराज मोहम्मद खान, मखदूम शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान समेत कई कौंसल जनरल और सिफारतकार भी यहाँ का विजिट कर चुके हैं। फ़कीर बशीर अहमद लगारी जैसी शख्सियात की इल्मी और अदबी काविशें ही ऐसे पसमानदा इलाकों को इल्म की रोशनी से मुनव्वर करती हैं और इन इलाकों को तरक्की की राह पर गामजन करती हैं। डॉक्टर सलीम नियाज़, वक्त TV, डिग्री ज़िला मीरपुर खास। जिस तरह हर दिन के बाद रात और हर आगाज़ का इख्तिताम फितरी अमर है, हमारा और आपका साथ भी आज बस यहीं तक था। हमारी सितारों पर कमेंट डालने की कोशिश आपको कैसी लगी, अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। हमारा ईमेल ID आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। चलते चलते बस एक आखिरी बात, कहते हैं कि उस तालीम का कोई फ़ायदा नहीं होता जो आपको पढ़ना तो सिखा दे, लेकिन ये ना सिखा सके कि आपके लिए क्या पढ़ना दुरुस्त है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।